जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है आपके यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की डेट आने वाली है। इसके बाद दोस्तों आपको पता है यूपी पुलिस, यानी सभी एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों हम पूरी जीके और आपकी हिंदी कवर कर रहे हैं। और आपको बता दें जीके में दोस्तों हमारा ये टॉपिक क्या है, आपको बता दें भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, यानी भूगोल की आज की क्लास है। ठीक है, और ये तीसरी भूगोल की क्लास है। ठीक है, आज हम देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप, यानी भारत में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, मतलब इसकी जो स्थलाकृति है वो कैसी है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले बता दें, अगर पहली बार आप आए हमारे चैनल पर तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर सीधा डायरेक्ट जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर। तो दोस्तों जैसे ही आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाएंगे ना, आपको देखिए ज्ञान आरबीएल पे जाइए, प्ले लिस्ट पे जाइएगा, थोड़ा सा नीचे आएंगे ना तो ये देखिए दिखेगा यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम फुल कोर्स। यहाँ पे साथियों हम पूरी हिंदी पढ़ा चुके हैं। अब दोस्तों आपको पता है हिंदी साहित्य भी लगभग समाप्त होने वाला, 2 से 3 वीडियो में पूरा समाप्त कर दूंगा। ठीक है, और पूरी जीएस भी आपकी समाप्त कर दूंगा। आपको जाना होगा फुल कोर्स पर। देखिए ये आपकी हिंदी साहित्य की प्ले लिस्ट हमने बना दी है। ये संपूर्ण हिंदी की आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, पत्र लेखन भी हमने पढ़ा दिया है। उसके अलावा ये है आपका दोस्तों संपूर्ण संविधान पढ़ा रखा है। और यहाँ पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो और भी वीडियो आपको खुल जाएंगे, प्ले लिस्ट खुल जाएंगे, जैसे आपकी दोस्तों हिस्ट्री हो गया, और उसके अलावा दोस्तों और भी जो चीज़ें हैं जीएस की, ठीक है, जी के जो आपके यूपी स्पेशल है वो सभी चीज़ें हमने पढ़ा दी हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज हम भारत के बारे में। तो साथियों अगर हम भारत को हम भौगोलिक चीज़ें बांटना चाहें तो देखिए ये हमारा प्यारा भारत है दोस्तों। आपको पता है कि हम भारत को 6 भागों में बांटेंगे। ठीक है, 6 भागों में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, 6 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहले चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। तो अब शुरू करते हैं भारत का भौगोलिक स्वरूप। ठीक है, देखिए आपको पता है कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आपको पता है बहुत बड़ा देश है। यहाँ सभी प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप याद रखिएगा, कई बार आप दोहराइएगा, 32,87,263 आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पूरे विश्व का 2.4% के आसपास। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता दूं भारत में दोस्तों पर्वत भी है, मैदान भी है, मरुस्थल भी है, पठार भी है, तटीय मैदान भी है, द्वीप भी है, मतलब कि बहुत सी आकृतियों से मिलकर बना है। तो आपको बताना होगा, बताएंगे दोस्तों क्या को बता दें, भारत में लगभग 10.6% पे क्या है पर्वत हैं। पूरे क्षेत्रफल के लगभग 10.6% पे क्या है पर्वत हैं। 18.5% क्षेत्रफल पे पहाड़ियां हैं। 27.7% पे दोस्तों पठार स्थित हैं, और 43.2% पे दोस्तों मैदानी भाग स्थित हैं। ये चीज आप समझ लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में बात करेंगे। और भौगोलिक स्वरूप को दोस्तों हम कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे, देखिए हम देखेंगे देखिए भारत में उत्तर के पर्वत देखेंगे, जैसे मेन पर्वत कौन सा, हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उत्तर के मैदान दोस्तों देखेंगे, जो आपके गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी घाटी से बनने वाला दोस्तों उत्तर का मैदान है, जहां पे अच्छी खासी खेती होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दोस्तों तीसरा देखेंगे थार का मरुस्थल। दोस्तों आपको पता है एक ही मरुस्थल है अपने भारत में, जो कि थार का मरुस्थल, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ा टॉपिक होने वाला आपका प्रायद्वीपीय पठार है ना। प्रायद्वीपीय पठार दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बात करेंगे, जो कि हम साउथ भारत भी कहते हैं, मतलब दक्षिणी भारत में कहते हैं ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद तटीय मैदान देखेंगे। उसके अलावा दोस्तों आपका द्वीप समूह देखेंगे। तो 6 भागों में बांट के पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ 6 भाग कौन कौन से हैं। साथ ही देखिएगा कि 6 भाग कौन कौन से हैं। देखिए हमारा प्यारा भारत दोस्तों, आपको पता है यहाँ पे दोस्तों ये क्या है आपका, ये दोस्तों ये हिमालय है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा उत्तर के पर्वत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है ये दोस्तों, ये आपका पूरा क्या है, ये है नॉर्दर्न प्लेन्स है ना। तो दूसरा होगा दोस्तों ये प्लेन भूमि हो गए, उत्तर की मैदान हो गए। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्तों ये इधर देखेंगे तो ये डेजर्ट है दोस्तों, यानी सहारा मरुस्थल इस तरह पड़ जाएगा आपको राजस्थान के आसपास। दोस्तों तीसरा हो गया सहारा मरुस्थल। ठीक है, अब दोस्तों जब हम बात करते हैं चौथे की, दोस्तों ये दिखेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये देखिए सेंट्रल हाईलैंड, यानी कि इसे हम, ये जो आपका ये पूरा है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं उत्तर का भारत है ना, सॉरी दक्षिण का भारत है ना। तो इसको चौथे भाग बांट देंगे। और दोस्तों आपको पता है 5वां भाग क्या होगा दोस्तों, जो इससे किनारे किनारे दोस्तों आपको पता है कि समुद्र लग रहा है, तो तटीय मैदान हो जाएगा दोस्तों। तो ये 5वां भाग हो जाएगा आपका तटीय मैदान। ठीक है, तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों 6ठा भाग हो जाएगा आपके जो द्वीप हैं। ठीक है, क्या है
जो द्वीप समूह है दोस्तों, छठा भाग हम द्वीप समूह में बांट करके पढ़ेंगे, यानी पूरे के पूरे भारत को हम कवर कर लेंगे इस वीडियो में। आपको बता दें वीडियो बहुत ही शानदार होगी। एक बार मैं आपको दोबारा दिखा दूं, ये देखिए आपको पता है कि पहला भाग क्या होगा दोस्तों, हिमालय। देखिए ये आपका हिमालय होगा, ठीक है, ये आपका हिमालय है दोस्तों। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे साथियों ये हिमालय हो गया। अब देखिए ये है उत्तर का मैदान, ये देख सकते हैं ये उत्तर का मैदान हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको पता है मरुस्थल हो गया, ठीक है। मरुस्थल के बाद दोस्तों आपको पता है, ठीक है, कि दोस्तों ये देख सकते हैं ये तटीय मैदान हो गए, ये तटीय मैदान है ना, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, ये सब तटीय मैदान हो गए। और दोस्तों ये पूरा आपका दक्षिण भारत होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। और ये दोस्तों आपको पता है ये द्वीप हैं, ये द्वीप हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो साथियों हम देखेंगे पहला क्या भाग देखेंगे, पहला देखेंगे उत्तर के पर्वत। अब देखिए जो उत्तर का पर्वत है ना, तो उसको हम दोस्तों 2 भागों में बांट सकते हैं। देखिए एक है दोस्तों ट्रांस हिमालय। देखिए हमारा हिमालय तो है ही है, मगर दोस्तों हिमालय के ऊपर भी एक पर्वत है जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, ठीक है। तो पहला देखेंगे दोस्तों ट्रांस हिमालय, ठीक है। क्या है दोस्तों ट्रांस हिमालय है, जिसको हम तिब्बत हिमालयन श्रेणी भी कहते हैं। आपको बता दें कि जो देखिए ये हिमालय का भाग नहीं, इसको अलग भाग मानते हैं ना, हिमालय से अलग मानते हैं, ठीक है। इसका निर्माण दोस्तों हिमालय से पहले हुआ था। ये तिब्बत का पठार का भाग है, ठीक है, तिब्बत का जो पठार है उसका भाग है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों यहीं से जो आपका ट्रांस हिमालय है, यहीं से दोस्तों सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां भी निकलती हैं। और आपको बता दें दोस्तों जो आपका ट्रांस हिमालय है, यहाँ 3 चोटियां पाई जाती हैं, 3 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन सी, काराकोरम, ठीक है, लद्दाख और जास्कर, 3 श्रेणियां पाई जाएंगी दोस्तों। चलिए अब काराकोरम श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, काराकोरम श्रेणी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, K2 है दोस्तों, जिसे हम गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं, जो कि दोस्तों आपको बता दें लद्दाख में यानी पीओके वाले हिस्से में, जिसपे पाकिस्तान का मतलब कब्जा कर रखा ना पाकिस्तान ने। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 किलोमीटर, ठीक है, 11 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं 11 मीटर ना, 8611 मीटर, ठीक है। आपको बता दें भारत की सबसे ऊंची चोटी है, मगर दोस्तों आपको याद होगा कि भारत की तो है, मगर दोस्तों अभी भी ये पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है, पीओके में। चलिए और आपको बता दें दोस्तों इसी श्रेणी में सियाचिन ग्लेशियर है ना, बियाफो ग्लेशियर और बालतोरा ग्लेशियर और हिस्पार ग्लेशियर भी स्थित है। किसमें, काराकोरम श्रेणी में ही है ना। काराकोरम किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। यहीं पर दोस्तों सियाचिन, बियाफो, बालटेरो, हिस्पार ग्लेशियर भी स्थित है। आपको बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर से आपको क्वेश्चन क्या पूछाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहाँ है, तो दोस्तों सियाचिन है भारत का, ठीक है। 1984 में दोस्तों पाकिस्तान ने आप इसमें कब्जा करने की सोची थी, ऑपरेशन मेघदूत चला के दोस्तों उनको भगा दिया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन है, तो सियाचिन हो जाएगा, ठीक है। आपको बता दें कि काराकोरम श्रेणी को तिब्बत में दोस्तों कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रांस हिमालय हमने 3 भागों में बांटा था, 3 श्रेणियों में। तो पहला काराकोरम होगा, दूसरा दोस्तों लद्दाख श्रेणी। अब देखिए लद्दाख श्रेणी के बारे में क्या पढ़ेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके बारे में है नहीं। तो विश्व का सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी इस पर स्थित है, जिसका नाम है राकापोसी, मतलब सबसे तीव्र ढाल है, मतलब एकदम ढला हुआ है, मतलब दोस्तों आप वहां पे खड़े नहीं सकते, मतलब कि ठीक है। तो इसका मतलब है बहुत ढला हुआ वाला, ठीक है। और याद रखना कि दुनिया की सबसे कम वर्षा होने के कारण इसे शीत मरुस्थल भी कहते हैं। किसको, लद्दाख श्रेणी को शीत मरुस्थल भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा दोस्तों जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी की बात करते हैं दोस्तों, तो सिंधु नदी जास्कर व लद्दाख श्रेणी के मध्य से बहती है, जो कि बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख को काटकर भारत के सबसे गहरे गार्ज, यानी कि गार्ज मतलब कि गड्ढा का है ना। देखिए ऊपर से नदी कूदेगी, मान ली यहाँ नदी कूद रही है दोस्तों, यहाँ पे गड्ढा नहीं करती क्योंकि पानी गिरेगा, तो सबसे बड़े गार्ज का, सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। तो हम ट्रांस हिमालय पढ़ चुके हैं। देखिए ट्रांस हिमालय, देखिए हिमालय का भाग नहीं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय अलग है, फिर हिमालय अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां थी, कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, उनको भी पढ़ लिया। अब चलिए पढ़ते हैं दोस्तों हिमालय, ठीक है। हमारा महान हिमालय के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए अब देखिए हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। ये उत्तर के पर्वत ही है दोस्तों, है ना, हिमालय पर्वत। अब आपसे कोई पूछेगा कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप बताएंगे दोस्तों कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से। देखिए 2 प्लेटें थी दोस्तों, आपस में टकराई, बीच में क्या था, टेथिस सागर। और दोस्तों टेथिस सागर जो था, इसका मलबा दोस्तों ऊपर चढ़ता रहता है। देखिए जब ये चीजें, कोई चीज दबाओगे ना, इधर से मान ले, इधर से 2 चीजें किसी चीज को दबाओगे तो ऊपर उठेगा ना, वो चीजें उठेंगे। तो उसी तरीके से दोस्तों जो टेथिस सागर था, उसका मलबा जो है उठता गया, वही दोस्तों हिमालय के रूप में परिवर्तित हो गया, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे याद रखना कि हिमालय का निर्माण किससे हुआ दोस्तों, टेथिस सागर से। आपको बता दें कि टेथिस सागर को हिमालय की गर्भगृह भी कहते हैं, क्योंकि इसी से दोस्तों निकला हुआ है हिमालय, किससे, टेथिस सागर से। और ये क्वेश्चन आपके अभी दोस्तों 2023 में एग्जाम हुआ था, कंबाइंड टेक्निकल परीक्षा,
ठीक है। उसमें दोस्तों पूछा गया कि हिमालय कैसा पर्वत है, तो दोस्तों हिमालय नवीन मोड़दार वलित पर्वत है ना। आपको बता दें सबसे नवीनतम पर्वत कौन है, तो हिमालय पर्वत है, इसे दोस्तों वलित पर्वत कहते हैं। तो वलित पर्वत का उदाहरण है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी 2023 यानी कि करंट में पूछा गया। ठीक है। अब देखिए बचपन में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि हिमालय दोस्तों हमें सर्द हवाओं से रोकता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा भारत जो है ना शीत कटबंधी में भी स्थित है ना, शीतोष्ण कटबंधी में। और दोस्तों आपको वो चीजें पता होंगी, मगर दोस्तों बचपन में आपने पढ़ा होगा कि हिमालय के कारण दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप से में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत दोस्तों हल्की सर्दियां होती हैं, मतलब इतनी भयंकर ठंडी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि जो ठंडी हवाएं हैं उनको हिमालय रोक लेता। तो दोस्तों ये आपका यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड 2022 से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरना था कि के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती दोस्तों, किसके कारण, तो हिमालय के कारण। ठीक है। चलिए अब दोस्तों हिमालय को भी हम 3 पर्वत श्रेणियों में बांट देंगे, क्योंकि हिमालय दोस्तों 3 श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। पहले वाली श्रृंखला दोस्तों महान श्रृंखला कहलाती है, फिर दोस्तों लघु श्रृंखला, ठीक है, फिर दोस्तों क्या होता है शिवालिक। तो दोस्तों सबसे पुरानी क्या हिमालय, सबसे ऊपरी भाग का बोलोगे आप महान हिमालय, फिर दोस्तों बीच में जो है, ठीक है, फिर दोस्तों सबसे नीचे उसको शिवालिक बोलेंगे। चलिए दोस्तों महान हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। देखिए महान हिमालय और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, बृहत हिमालय कहते हैं, आंतरिक हिमालय कहते हैं, महान हिमालय कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं ना, हिमाद्री, और मुख्य हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सबसे मेन है, सबसे ऊपर है। ठीक है। आपको बताते हैं ये हिमालय जो महान हिमालय है ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर से लेकर के, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ पर्वत तक फैला हुआ है। क्या दोस्तों, महान हिमालय श्रेणी। ठीक है। हिमालय की जो सबसे ऊपरी श्रेणी है महान हिमालय, वो दोस्तों जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ तक फैला हुआ है। अब देखिए ये दोस्तों यूपी SSSC वीडियो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था कि महान हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन सी है, तो आपको बता दें कंचनजंगा है, माउंट मकालू और नंदा देवी दोस्तों कहां पे स्थित है, तो महान हिमालय का ही हिस्सा है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में वीडियो के पेपर में पूछा गया। चलिए अब दोस्तों जो महान हिमालय में दोस्तों माउंट एवरेस्ट भी स्थित है, तो इसके बारे में पढ़ लेंगे। हालांकि दोस्तों आपको पता माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848। और बता दें आपको कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी। अभी देखिए पेट में पूछा गया था क्वेश्चन कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट दोस्तों कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये नेपाल व तिब्बत के मध्य। देखिए क्वेश्चन में क्या था, नेपाल और सिक्किम के मध्य, नेपाल और चीन के मध्य, नेपाल और तिब्बत के मध्य, मतलब ऐसे क्वेश्चन देख करके वो फंसाना चाह रहा था, डायरेक्ट नेपाल नहीं देता दोस्तों, नेपाल और तिब्बत के मध्य है आपका माउंट एवरेस्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया। आपको पता होगा कि नेपाल में दोस्तों इसको माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके पेट में पूछा गया था 2021 में कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई कब की गई, तो दोस्तों 1953 में दोस्तों पहली बार चढ़ाई इसकी प्रारंभ की गई। क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है रिपीट हो जाए, इसलिए याद रखेंगे। अगर बात कर ले कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों, बछेंद्री पाल जी थे। कौन, बछेंद्री पाल 1984 में चढ़ी। ठीक है। अभी देखिए माउंट एवरेस्ट दोस्तों एक फिर से नया क्वेश्चन आया था आपके यूपी SSSC लेखपाल 2022 की परीक्षा में। क्या था कि एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी, तो रिधम ममानिया बनी थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। ठीक है। और अन्य चोटी दोस्तों कुछ हैं जो कि नेपाल में स्थित है, जैसे कि आपको पता माउंट एवरेस्ट स्थित ही है। उसके अलावा अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू ये भी नेपाल में ही स्थित हैं। ठीक है। चलिए दूसरा दोस्तों चोटी क्या है, महान हिमालय की कंचनजंगा। आपको पता होगा ये सिक्किम और नेपाल में स्थित है, सिक्किम और नेपाल में। देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि यह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। क्या यह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, यूपी SSSC पेट में पूछा गया। देखिए आप कहेंगे सर K2 है, भैया K2 जो है वो ट्रांस हिमालय का है। वैसे दोस्तों K2 पूर्णतः भारत में नहीं, क्योंकि आपको पता है उस पर चीन का पाकिस्तान का कब्जा भी है। ठीक है। तो दोस्तों याद रखेंगे कंचनजंगा क्या है दोस्तों, भारत और नेपाल और सिक्किम के बीच है, और ये भारत में की सबसे ऊंची चोटी ना, पेट में पूछा गया 2022 में। और दोस्तों विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, देखिए पहले पे माउंट एवरेस्ट है, पहले क्या है माउंट एवरेस्ट है, और दोस्तों दूसरे पे क्या है, तो दोस्तों K2 यानी कंचनजंगा है, और तीसरे पे दोस्तों क्या है, सॉरी K2 यानी गार्डवन ऑस्ट्रेलिया, दोस्तों तीसरे पे आपकी ये है आपकी कंचनजंगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नंदा देवी चोटी स्थित है, उत्तराखंड में है। ठीक है। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है, और कामेत चोटी भी दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है। तो याद रखेंगे
आपसे पूछ सकता है नंदा देवी चोटी दोस्तों कहाँ स्थित है, तो महान हिमालय में। ठीक, कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी चोटी है। चलिए दोस्तों, तो पहला हमने पढ़ लिया दोस्तों महान हिमालय। अब दोस्तों लघु हिमालय पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा भाग क्या है, लघु हिमालय रहता है, 3 भागों में बटा है, महान हिमालय, लघु हिमालय और मेरे साथियों शिवालिक। ठीक है, तो लघु हिमालय दोस्तों क्या नाम है, तो आपको बताते हैं इसको दोस्तों अन्य नाम क्या, निम्न हिमालय भी कहते हैं और मध्य हिमालय कहते हैं, क्योंकि मध्य में स्थित। ठीक है, आपको बताते हैं दोस्तों कि नदियों के बहाव के कारण मध्य हिमालय कटा छटा। देखिए जैसे मान लीजिए दोस्तों हिमालय है ना, तो इधर से नदी गुजर रही दोस्तों, इसने काट दिया इसको, फिर यहाँ पे गुजरी कोई नदी काट दी, फिर यहाँ पे नदी गुजरी, इस तरह से ये कटा छटा है। ठीक है, ये क्या है, काटा छटा। इसीलिए दोस्तों जब कट जाने के कारण दोस्तों इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। किसको, लघु हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर दोस्तों लघु हिमालय क्या बोलते हैं, पीर पंजाल कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, धौलाधर बोलते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में दोस्तों इसे मसूरी कहते हैं। नेपाल में इसे महाभारत व नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, मध्य हिमालय को मसूरी में क्या मसूरी कहाँ बोलते हैं, तो उत्तराखंड में मसूरी कहते हैं, और नेपाल में महाभारत या नाग टिब्बा के नाम जानते हैं दोस्तों। और याद रखें दोस्तों इसी पर क्या स्थित है, जम्मू कश्मीर के 2 दर्रे दोस्तों, बुर्जिला और पीर पंजाल दोस्तों 2 दर्रे भी स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे घाटियां आपको मिलेंगी बहुत ही खूबसूरत, जहाँ पे दोस्तों लोग जाते हैं घूमने, हनीमून पे जाते हैं। आपको पता कांगड़ा घाटी, कुल्लू मनाली है ना, लाहौल स्पीति और कश्मीर घाटी दोस्तों इसी पर स्थित हैं। किस पे, मध्य हिमालय के भाग हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों तीसरा है शिवालिक। आपको बताते हैं शिवालिक दोस्तों सभी भागों में सबसे नवीनतम भाग है। ठीक है, आपसे पूछे कि नवीन पर्वत क्या बताएंगे, क्या है, हिमालय है। और हिमालय में कौन सा भाग सबसे नवीनतम है दोस्तों, तो कौन सा, शिवालिक। आपको पता है इसे बाह्य हिमालय, क्योंकि दोस्तों सबसे नीचे बाहरी हिस्से पाया जाता है नीचे, और इसे उप हिमालय भी कहते हैं। आपको बता दें यह हिमालय का सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, और यहाँ पर दोस्तों कोणधारी वन, छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें दोस्तों पश्चिम में दून जैसे देहरादून और पूर्व में द्वार जैसे कि, ठीक है, पूर्व में द्वार दोस्तों कहते हैं। तथा उत्तराखंड में दोस्तों बुग्याल या प्याल के नाम से भी जानते हैं। और शिवालिक हिमालय के निचले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। तराई क्षेत्र ना, तराई क्षेत्र जहाँ पे दोस्तों दलदली मिट्टी होती है, पानी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसको हम तराई क्षेत्र कहते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे चल के। ठीक है, चलिए अब आगे दोस्तों आपको बता दें कि हिमालय का प्रादेशिक या दोस्तों क्षेत्रीय वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो आपको बता दोस्तों अभी तक देखिए हमने हिमालय को ऐसे बांट दिया था। आप दोस्तों क्षेत्रीय हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से बांट लें तो दोस्तों हिमालय को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पूरा हिमालय जो है इसको हम 4 भागों में है ना बांट के पढ़ सकते हैं। जैसे पहला कश्मीर हिमालय, आपको पता कश्मीर हिमालय दोस्तों सिंधु नदी से लेकर के सतलुज नदी के बीच के हिमालय को हम कश्मीर हिमालय नाम, जैसे मान लीजिए सिंधु नदी गुजरी है, यहाँ से दोस्तों सतलुज गुजरा है, इस बीच के हिमालय को हमने क्या बोल दिया, कश्मीर हिमालय। ठीक है, और इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है कश्मीर हिमालय का, तो जम्मू कश्मीर में, पंजाब में और हिमाचल प्रदेश तक फैला है। और इसी में दोस्तों इसी के अंतर्गत यानी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और धौलाधरी श्रेणी आदि आती हैं। और इसी हिमालय में दोस्तों आपकी डल झील, बुलर झील और पैंगोंग लेक और दोस्तों मोरारी लेक, दोस्तों पैंगोंग लेक या दोस्तों आपको पता है इसके विवाद हुआ था भारत और चाइना के बीच। और इसी में दोस्तों हिमानी यानी कि आपकी ग्लेशियर स्थित हैं, कौन सा, बाल्टेरो और सियाचिन। ठीक है, और इसी पे सबसे ऊंची चोटी दोस्तों K2 स्थित है। ठीक है, और दोस्तों कश्मीर हिमालय जाफरन की खेती यानी कि दोस्तों जाफरन की खेती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, केसर की खेती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए दूसरा हिमालय भाग क्या होगा, कुमायूं। अब देखिए हमने सिंधु से सतलज तक के हिमालय क्या बोला दोस्तों, कश्मीर हिमालय। फिर दोस्तों अब देखिए कुमायूं हिमालय बोलेंगे। अब देखिए सतलज नदी से काली नदी के बीच को हम क्या बोलेंगे, कुमायूं हिमालय। तो सतलुज और काली के बीच ये लगभग 320 किलोमीटर तक फैला है। और कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन, नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड की भी है ना, 7817 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे चोटियां आपको कौन सी मिल जाएंगी कुमायूं हिमालय पे, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, मानाक, कामेत और नंदा देवी दोस्तों ये पर्वत, ये दोस्तों चोटियां आपको कुमायूं हिमालय के हिस्से की हैं। ठीक है, और यहीं पे गंगोत्री और यमुनोत्री भी स्थित है। और यहाँ झीलें मिलेंगी आपको, नैनीताल झील, भूमिताल झील, सातताल झील। और यहाँ पे 2 दर्रे हैं दोस्तों, माना और नीति दर्रा। कहाँ पे, किस हिमालय में दोस्तों, कुमायूं हिमालय में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों नेपाल हिमालय की बात करते हैं दोस्तों। तो इसका विस्तार कहाँ से, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच है, लगभग 800 किलोमीटर। और यह हिमालय का सबसे लंबा भाग है। सबसे लंबा भाग दोस्तों हिमालय का अगर हम प्रादेशिक रूप में बांटते हैं तो नेपाल हिमालय ही हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है। अब देखिए ये फैला कहाँ तक है, तो ये दोस्तों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, नेपाल तथा भूटान तक फैला है ना। और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। इसके अलावा अन्नपूर्णा, धौलाधरी और गोसाईनाथ चोटी, कंचनजंगा, मकालू, ये भी दोस्तों इसी पर स्थित है। किस पे? नेपाल हिमालय पे। और दोस्तों चौथा और अंतिम हिमालय का भाग क्या होगा दोस्तों? असम हिमालय, जो कि दोस्तों आपको पता है तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित दोस्तों 750 किलोमीटर स्थित है। यह सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश व भूटान तक फैला हुआ है दोस्तों। और हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी? नामचा बर्वा। ठीक है। तो देखिए हिमालय को हमने बांट लिया। पहले दोस्तों हमने हिमालय को ट्रांस हिमालय अलग हो जाता है। हमने हिमालय को 3 भागों में बांटा था, है ना। ठीक है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। अब दोस्तों इसको हमने प्रादेशिक के हिसाब से बांट के पढ़ा। ठीक है। तो ये दोस्तों हिमालय आपने बहुत अच्छे समझ लिया होगा। चलिए दोस्तों अब कुछ पहाड़ियाँ देख लेते हैं, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। ठीक है। तो हम पर्वत देख रहे हैं, पर्वत इस समय देख लेते हैं। अब देखिए कुछ पूर्वोत्तर के हमारे 7 सिस्टर हैं। ठीक है, 7 सिस्टर राज्य दोस्तों, उनमें से हम कुछ पहाड़ियाँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो आपको बता दें। ठीक है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम की पहाड़ी, आपसे कोई पूछेगा कि पटकोई बूम की पहाड़ी कहाँ है, दोस्तों आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में दोस्तों लैमाटोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैमाटोल याद रखेंगे। देखिए आपको पता मणिपुर में दोस्तों एक झील है, लोकटक झील, है ना। क्या झील है? लोकटक झील दोस्तों, जहाँ पर क्या है, केबुल लाम जाओ दोस्तों, है ना। केबुल लाम जाओ दोस्तों एक अभ्यारण्य पाया जाता है, ठीक, जो कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ना, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। चलिए अब सब मिजोरम में मिजो पहाड़ी, और मेघालय में दोस्तों गारो, खासी, जयंतिया। कितने? 3 दोस्तों मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी। ठीक है। और असम में दोस्तों कौन से? मिकिर, रेगमा। ठीक है, मिकिर और रेगमा की पहाड़ी दोस्तों। ठीक है, ये चीजें यहाँ पाई जाती हैं। तो चलिए साथियों आपके उत्तर के पर्वत हो चुके हैं। चलिए अब उत्तर के मैदान में देख लेते हैं इसी वक्त। ठीक है। अब उत्तर के मैदान देखिए, उत्तर के मैदान दोस्तों हम मुख्यतः 3 भागों में बांटेंगे। मतलब 3 भागों में क्या बांटेंगे दोस्तों? मतलब 3 ऐसे मैदान होंगे जो आपके लिए फेमस होंगे। ठीक, इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। जैसे कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान ना, मतलब आपको पता है कि नदियों द्वारा ही मैदान का निर्माण होता है। ठीक है। तो दोस्तों उत्तर का मैदान आपको हमने दिखाया है मैप में। अब देखिए कहाँ तक इसका फैलाव है। इनमें दोस्तों बहुत ही अच्छी खेती होती है ना। पंजाब हो गया, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल व असम तक दोस्तों उत्तर के मैदान का विस्तार है। अब पूछेंगे सर उत्तर के मैदान का निर्माण कैसे हुआ, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव का। अवसाद क्या होता है दोस्तों? जो गंदगी है। ठीक है, क्या है? जो गंदगी दोस्तों उसको अवसाद बोलते हैं। अब देखिए इसको हम 4 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। उत्तर के मैदान को हम 4 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, ये समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये समझ गए ना तो उत्तर का मैदान दोस्तों आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बस आपको ऐसे ही रट जाएगा। ठीक है, चलिए समझाते हैं आपको। देखिए अब देखिए साथियों आपको पता है कि उत्तर का मैदान जस्ट दोस्तों क्या है? हिमालय के नीचे है। ठीक है। अब आपको पता है मान लीजिए हिमालय साथियों, तो यहाँ से दोस्तों नदियाँ गिर रही हैं। अभी ऊंचा क्षेत्र है तो नदियाँ गिर रही है दोस्तों। अब देखिए नदियाँ अपने साथ क्या कंकड़ पत्थर बहा के लाएंगी ना भाई, कंकड़ पत्थर तो बहा के लाएंगे, बड़े बड़े चट्टान पत्थर। दोस्तों वो जो पत्थर बहा के लाती है ना, मान लो दोस्तों ये पत्थर बहा, बड़े बड़े चट्टान बहा के लेके आई ये नदियाँ ना, ये नदियाँ बड़े बड़े चट्टान बहा के लाई। अब देखिए जब चट्टान बहा के लाई है ना, बहा के ला रहे हैं दोस्तों, तो इस वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? भाभर। समझिएगा, भाभर एक बार समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा, आपको कभी पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब देखिए नदियां जो हैं ऊपर थोड़ा ढालू से आती है दोस्तों, अपने साथ पत्थर चट्टान बहा के लाएंगी बड़े बड़े। तो दोस्तों होगा क्या? अब देखिए इसके बीच से दोस्तों जब नदियां बहेंगी तो नदियां दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि देखिए 2 पत्थर मारे, 2 पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर रख दिया आपने, उसके बीच से पानी बह जाएगा मगर आपको दिखाई नहीं देगा। तो याद रखेंगे दोस्तों। तो भाभर पहला क्षेत्र क्या है? भाभर दोस्तों। भाभर में क्या होगा? भाभर में आप बताएंगे क्या कि दोस्तों इसमें क्या होता है? बड़े बड़े चट्टान पत्थर पाए जाएंगे और नदियां यहाँ पे भूमिगत हो जाएंगी, मतलब नदियां अदृश्य होकर रहेंगी, यानी दिखाई नहीं देंगी। आपको पता है कि चट्टान में दोस्तों जब बड़े बड़े पत्थर होते हैं वहां नदियां दोस्तों सकरे रास्ते से निकलती है ना, बहुत सकरे से निकलती हैं। ठीक है, क्योंकि ढाल में होती हैं। ठीक है। तो दोस्तों पत्थर ये इकट्ठा कर देगी, उसको क्या बोलते हैं? भाभर क्षेत्र। तो आपको पता होना चाहिए कि भाभर क्षेत्र में क्या होंगे? बड़े बड़े पत्थर कंकड़ पाए जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे खेती संभव नहीं। देखिए पत्थर पाए जाएंगे तो यहाँ खेती नहीं हो पाएगी ना, तो आपको बता देना। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए नदियां बहा के लाई पत्थर। अब देखिए कोई भी चीज है, मान लिया पानी में आप कुछ डालते हैं, कुछ वजन चीज, तो थोड़ी दूर तक बहा के ले जाएगा जहां तक उठ सकते होगी। उसके बाद दोस्तों एक समय ऐसा आएगा कि वो चीजें वहीं पर स्थिर हो जाएंगे ना। अब देखिए जो पत्थर थे दोस्तों, पत्थर थे, अब देखिए नदियां थोड़ा सा समतल जगह में आई तो पत्थर दोस्तों यहीं तक सीमित हो गए, पत्थर यहीं पर गया, इसके नीचे अब पानी की औकात नहीं थी, उसको बहा के लाए। मगर दोस्तों इसके जो छोटे छोटे कण है ना दोस्तों, उसको बहा के ला गए। छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण दोस्तों, उनको बहा के ले आते हैं नीचे।
है ना, छोटे छोटे कण जैसे बालू हो गए और मिट्टी हो गई हल्की फुल्की जो है ना बची थी, या फिर दोस्तों किसी पेड़ सड़ गए दोस्तों उनको बहा के लाया दोस्तों, इस यहाँ पे छोटे छोटे कण पाए थे ना, तो दोस्तों इसे हम कहते हैं तराई का क्षेत्र। क्या? तराई का क्षेत्र। अब देखिए तराई का क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, यहाँ नमी हमेशा बनी रहेगी क्योंकि यहाँ पानी थोड़ा सा रहेगा, ठीक है, नमी रहेगा दोस्तों, यहाँ पे छोटी छोटी बारीक बारीक मिट्टी पाई जाएगी और यहाँ पे खेती, देखिए नमी है, पानी तगड़ा है, तो यहाँ पे खेती हो जाएगा। और खेती किसकी दोस्तों? धान और गन्ने की खेती। क्या दोस्तों? धान व गन्ने की खेती। क्या? धान व गन्ने की खेती। आपसे पूछेगा कि तराई क्षेत्र किसकी खेती के लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों? धान व गन्ने के लिए, ठीक है। अब देखिए साथियों, अब यहाँ तो नदी आराम से निकल गई, यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि पानी मतलब छोटे छोटे दोस्तों कण मिल गए, तो यहाँ पे पानी भी अच्छा है, खेती भी अच्छी हुई। अब दोस्तों जहाँ ज्यादा पानी होता है वहाँ ज्यादा बीमारी भी होती है, तो तराई क्षेत्र में बीमारी बहुत होगी ना। अब देखिए, अब दो चीज अलग समझिए, खादर और बांगर। देखिए 4 भागों में बांटेंगे, दूसरा तराई, पहला भाबर, दूसरा तराई और तीसरा खादर और चौथा बांगर। खादर और चौथा बांगर। अब देखिए मान ले समझिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको मिटाते, भाबर तराई समझ चुके आप, अब खादर और बांगर समझ लीजिए ना। अब देखिए खादर बांगर क्या होता है दोस्तों, मान लो गंगा नदी, ये नदी आपकी गंगा नदी निकली, ये जा रही ना, ये जा रही, गर्मियों में दोस्तों ऐसे बहती है। मगर दोस्तों आप देखते हैं बरसात में क्या करती है गंगा नदी, कोई भी नदी हो वो क्या करेगी, यहाँ छाप ले लेती और इतने क्षेत्र से बहेगी, ठीक है। बरसात से दोस्तों इतने क्षेत्र से बहती है ना, इधर भी छाप ले लेगी। मगर दोस्तों गर्मी में हमेशा पानी इतने पर रहता है ना, ये नॉर्मल है। मगर दोस्तों बरसात समय क्या होती है, वो छाप ले लेती। दोस्तों जब छाप लेती, बरसात में छाप लेगी, फिर दोस्तों गर्मी में फिर यहीं तक बहेगी, यहीं तक फिर से आ जाएगी क्योंकि ये सूख जाता है। दोस्तों जो ये मिट्टी होती है ना, ये वाली मिट्टी, जो ये वाली छाप वाली मिट्टी है, इधर वाली है ना, ये वाली मिट्टी, ये वाली क्षेत्र जो बचता है, इसमें दोस्तों ये देखिए अब यहाँ पे पानी चढ़ेगा तो दोस्तों क्या होगी, मिट्टी क्या करेगी, पानी क्या करेगा दोस्तों, नदी का पानी क्या करेगी, यहाँ की जो पहले पुरानी मिट्टी थी उसको बहा ले जाएगी और नई मिट्टी इस पे आ जाएगी। तो दोस्तों ये मिट्टी हमेशा बदलती रहेगी। जहाँ पर देखिए क्या समझिएगा कि जहाँ पर नदियों का पानी हमेशा मतलब कि नदियों का बाढ़ दोस्तों आता है और चला जाता है, जो मिट्टी दोस्तों होती है वो परिवर्तित हो जाती है, नई मिट्टी आ जाती है, पुरानी मिट्टी नदियाँ बहा ले जाती है। दोस्तों ऐसे जगह क्या बोलते हैं, हम खादर बोलते हैं, खादर, ठीक, खादर या फिर नवीन जलोढ़। दोस्तों ये वाली मिट्टी जो अगल बगल वाली मिट्टी होगी जहाँ पे नदियों को बाढ़ पहुंच जाता है, ठीक, वो होगी खादर मिट्टी, ठीक, खादर, इसको हम खादर बोलते हैं। बांगर क्या होगा, अब देखिए जो नदी बह रही गंगा, वो जरूरी यहाँ से थोड़ी कभी बहेगी, जहां पर दोस्तों नदियों को पानी नहीं पहुंच पाता उसे हम बांगर कहते हैं। क्या बोलते हैं? बांगर कहते हैं। चलिए आप समझ गए, चलिए आपको दिखाते हैं। तो साथियों नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव के कारण दोस्तों इनको हम 4 भागों में बांटते हैं। इसका निर्माण नदियों द्वारा जो अवसाद आते हैं उनके द्वारा होता है, ठीक है। अब देखिए पहला भाग है भाबर, हमने बताया भाबर में क्या होता है। भाबर पहली चीज दोस्तों शिवालिक के दक्षिण में, शिवालिक जस्ट नीचे पाया जाएगा और यहाँ भूमि कैसी थी, उबड़ खाबड़। और आपको बता दिए, हम सबको बता चुके उबड़ खाबड़ क्यों, क्योंकि यहाँ पत्थर होते हैं। आपको बता दें यहाँ पर्वतों के नीचे जमीन है, ठीक है, यहाँ पर्वतों के नीचे की जमीन है और इसी भाग में नदियां प्रदेश में प्रवेश करती हैं, ठीक है, जिसके कारण दोस्तों नदियां पर्वत में ही अपने साथ बड़े बड़े पत्थर बहाकर लाते हुए बताया, बड़े बड़े पत्थर बहा के लाएंगे। और पत्थरों के कारण दोस्तों क्या होता है कि नदियां दोस्तों दिखाई नहीं देती, इसलिए कहेंगे, आपसे पूछ सकता है नदियां कहाँ पे दोस्तों भूमिगत हो जाती हैं, तो आप बताएंगे भाबर क्षेत्र में, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हैं दोस्तों और उनके वजह से पानी निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि नदियां बह रही है नहीं, है ना। और दोस्तों बड़े बड़े पत्थरों के कारण दोस्तों यहाँ पे खेती करना संभव नहीं है, वो हमने समझाया था, आप समझ गए होंगे, वही चीज हमने लिखा भी है। अब बात है तराई क्षेत्र की दोस्तों। अब देखिए तराई क्षेत्र भाबर के ठीक नीचे होता है दोस्तों और यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या हो, चट्टाने पत्थर तो यहाँ इकट्ठा हो गया, पत्थर ज्यादा तो बहेगा नहीं, मगर थोड़े थोड़े कण जो होते हैं दोस्तों वो दोस्तों बह के आएंगे, तो उस हिस्से को यानी कि भाबर के ठीक दक्षिण में स्थित तराई क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। और यहाँ क्षेत्र कैसा होता है, समतल होता है और नमी होती है और दलदली होती है। भाई मिट्टी नमी होगी क्योंकि पानी ज्यादा पाया था। और दोस्तों हम आपको बता दें, और यहाँ पे वर्षा भी अधिक होता है क्योंकि दोस्तों हिमालय से मानसून टकरा के वर्षा भी यही करता है। इसलिए मेरे साथियों यहाँ अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पे खेती कौन सी होगी, आपसे कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि तराई क्षेत्र में किसकी खेती होती है दोस्तों, तो धान और गन्ने की बहुत ही अच्छी खेती होती है, ठीक है। और देखिए ज्यादा पानी होने के कारण दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इस क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए ठीक कम होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ मच्छर पनपेंगे, मलेरिया फैलेगा, फाइलेरिया फैलेगा और जापानी इंसेफेलाइटिस यानी कि मस्तिष्क ज्वर भी फैलेगी। और मगर दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, नदियां पुनः पत्थरों से बाहर आती हैं, यानी तराई क्षेत्र में नदियां दिखने लगती हैं, ठीक है। चलिए अब खादर के बताया था दोस्तों, वह मैदान देखिए, यह मैदान का निचला हिस्सा होता है जहां नदियां प्रतिवर्ष दोस्तों बाढ़ का जल फैलाती हैं एवं नवीन जलोढ़ का निर्माण करती है। दोस्तों आपको बता दें कि जहां नदियां दोस्तों मान लीजिए चढ़ रही, ये बह रही, तो दोस्तों बाढ़ आएगा तो यहाँ से ले जाएगी, तो दोस्तों ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ये वाला खादर कहलाएगा। यहाँ की मिट्टी भी खादर हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि नदियां हर साल
क्या करती है दोस्तों, मिट्टी बहा के लेकर के दूसरी मिट्टी डाल जाती हैं। और आपको बता दें यहाँ की मृदा कृषि के लिए सबसे उपजाऊ, दोस्तों सबसे उपजाऊ होती है, इससे खाद पास की आवश्यकता नहीं होती। आपने कभी दोस्तों देखा होगा गंगा नदी के किनारे आपने देखा होगा खेती होती बहुत भयंकर। हमारे यहाँ दोस्तों डलमऊ है, डलमऊ में जाओ दोस्तों वहाँ तरबूज बहुत फेमस है। गंगा नदी जब सूखती है तो वहाँ तरबूज की खेती बहुत अच्छे से होती है ना। तो आपने देखा होगा, तो वो मिट्टी कैसी होती है दोस्तों, वो खादर होगी, वो क्या होगी, खादर मैदान होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ कृषि मृदा कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है। और यहाँ सभी प्रकार की फसलें आप कर सकते हैं दोस्तों, तीनों प्रकार की फसलें आप उगा सकते हैं, चाहे रबी, खरीफ और जायद तीनों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों चौथा भाग क्या होगा, बांगर। आपको बताया दोस्तों जहां पर नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता उसे बांगर कहते हैं। जैसे हमारा रायबरेली दोस्तों, यहाँ पे ऐसा हिस्सा बहुत ज़्यादा है कि जहां पर नदियों का पानी बिल्कुल नहीं आता तो वो बांगर क्षेत्र होगा। ठीक है, इसको दोस्तों आप देखते होंगे ट्यूबवेल से आपके नलकूप नहरों से सींचना पड़ता है। ठीक है, तो उत्तरी मैदानों का सबसे विशालतम भाग दोस्तों, और ये विशाल भाग जाता है दोस्तों, बांगर क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, खादर बहुत कम है ना। नदियों का पानी कितनी ऊंचाई जाएगा दोस्तों, 500 मीटर है ना, 200 मीटर, 300 मीटर है ना, मगर दोस्तों बांगर क्षेत्र बहुत है। आप बताते हैं कि उत्तरी मैदानों का सबसे विशालतम भाग जहां नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता वहां पुरानी जलोढ़ मृदा ही रहती है दोस्तों, उसे बांगर कहते हैं। ठीक है, जहां नदियों का पानी नहीं पहुंचता उसे हम बांगर कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो दो भाग हम देख चुके, उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान। अब देखिए तीसरा देखते हैं दोस्तों, पार्ट क्या है, थार का मरुस्थल। ठीक है, अब देखिए मरुस्थल भी अपने यहाँ ना, हमने बताया 6 भागों में बांटा दोस्तों, तीसरा है मरुस्थल। अब आपको बताते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था यूपी पेड में इसी साल, कि कहाँ पे दोस्तों भारत में कहाँ पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर होता है। आप तो मरुस्थल में देखिए आपको क्यों होता है, तो आपको बता दें, देखिए जो बालू होता है ना, आपने बालू देखिए घर और बनाया होगा दोस्तों, देखा होगा कि थोड़ी देर अगर धूप में रहता है ना, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, गर्मी बहुत तेजी छोड़ेगा। अब दोस्तों जरा सा उसमें पानी पड़ेगा तुरंत ठंडा हो जाता है। इसलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आपसे पूछता मरुस्थल में दोस्तों क्यों दोस्तों, ठंड मतलब रात में अधिक ठंडी और दिन में अधिक गर्मी होती है दोस्तों, ताप का अंतर बहुत ज़्यादा होता है ना, मतलब ठंडी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए तापांतर सबसे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। और दोस्तों आपको बात करें थार का, तो दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान दोनों जगह फैला हुआ है। आपको बताते हैं कि यहाँ पर दोस्तों 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसीलिए ये क्या हो गया, मरुस्थल हो गया। ठीक है, अब दोस्तों ये अरावली के पश्चिम में स्थित, आपसे पूछ सकता है थार का मरुस्थल कहाँ है, तो अरावली के पश्चिम में। और ये दोस्तों एक गर्म मरुस्थल है। ठीक है, और भारत का सबसे गर्म स्थल कौन सा है, चुरू। चुरू दोस्तों जैसलमेर में से सबसे गर्म स्थल कौन सा है, चुरू दोस्तों जैसलमेर में, ये आपके रेगिस्तान के आसपास। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छे समझ चुके होंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम आज बहुत कुछ पढ़ चुके। देखिए हमने ये देख लिया कि उत्तर के मैदान देखिए है ना, उत्तर के मैदान देख चुके हैं, हाँ सॉरी हिमालय देख चुके हैं, और ये मैदान भी देख चुके हैं, और ये थार मरुस्थल। तो इतनी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके पहले बता दें दोस्तों, अगर पहली बार जुड़े हैं तो जाइए प्लेलिस्ट पे, और यहाँ दोस्तों आपको मिल जाएगा संपूर्ण कोर्स, जा करके पढ़िए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों कल हम लेकर आने वाले हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।